अगर इस पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ इसकी वेबसाइट खुलेगी, इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी वेबसाइट खुलेगी। तो ये कैसे हो रहा होता है? इसके लिए भी हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं एंकर टैग, और वो टैग का जो नाम है वो ए से रिप्रेजेंट होता है। इसको कहा जाता है एंकर टैग। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास टैग हो गया। अब इसमें अगर मैं लिखता हूँ खाली उमैर और इसको रन करता हूँ, अब इसमें लिंक नहीं आया। अब इसके लिए मुझे इसके एट्रीब्यूट्स पे काम करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि आप क्या करते हो, एक टैग के अंदर उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए उसके एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हो। ये एट्रीब्यूट्स कुछ टैग के अपने भी होते हैं और कुछ टैग के कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप इधर एग्जांपल लें तो ये टैग स्टार्ट हुआ, क्लोजिंग ब्रैकेट लगाने से पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, href। ठीक है, अब अगर मैं इधर आ जाता हूँ और इधर मैंने यहाँ पर नहीं मैं लिख रहा ब्रैकेट के बाद, मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहा हूँ, एंड देन इक्वल्स टू और डबल कोट्स। ये क्या है? ये इसका एक एट्रीब्यूट है। ये हर एक टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। चंद एक टैग्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ चंद अपने ही एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब href जो मैंने लिखा है, ये एट्रीब्यूट यूज़ होता है, यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर कोई बंदा इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसको क्या ओपन करवाना है। ठीक है, लाइक मैं अगर यहाँ पर इसको सिर्फ दे दूँ गूगल, इधर आया, इधर आके मैंने दे दिया google.com, google.com दे दिया। अब ये इसका एट्रीब्यूट है और इक्वल्स टू के बाद ये इसकी वैल्यू है। मैंने href के एट्रीब्यूट को वैल्यू दे दी गूगल का URL। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें इस पर कलर आ गया, अंडरस्कोर आ गया। इससे थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाता है कि ओके ये लिंक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे किधर ले जाएगा, गूगल के URL पे। इधर नहीं वो डिफ़ाइन करेगा क्योंकि ये एडिटर है, लेकिन अगर इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने यही टैग यूज़ किया होता है, एंकर टैग, और वहाँ से वो फिर क्या करता है, एक वेबसाइट पे आपको ओपन करवा देता है, वो खुलवा देता है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो उसने क्या किया है, एंकर का टैग लगाया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करूँ, होगा हो जा भाई, आप लोगों को नज़र आ रहा है ये? हो गया। ओके, अब ये एंकर का टैग है। उसके अलावा इसने अभी दूसरे एट्रीब्यूट्स क्या दिए हुए हैं उसको आप टेंशन ना लें, उसके बारे में ना सोचें, उसको हम फॉर द टाइम बीइंग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम बाकी सारे जो आ रहे हैं इन सबको हम रिमूव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोग परेशान ना हो। अब इधर अगर आप गौर करें, उसने क्या किया है, ए टैग पे href दिया हुआ है और उसमें एक ये URL दिया हुआ है किसी PDF का या किसी एक वेबसाइट का। तो अब अगर मैं इसको खोलता हूँ राइट क्लिक करके न्यू टैब पे, तो ये मुझे उसी URL पे लेके जाएगा जो ये URL है। अब अगर ये देखें, ये मुझे वहाँ पर ले गया, ये मुझे PDF खोल दी। मुझे कैसे पता चला था PDF? क्योंकि एंड पे .pdf लिखा हुआ है, आप सबको पता होगा। लेकिन यहाँ से मुझे आइडिया हो गया, ओके उसने कहा है कि मुझे वहाँ पर ले जाओ। तो अगर अभी आपको अंदर की HTML कंफ्यूज कर रही होगी, जैसे हमारे इसके अंदर
बॉडी के टैग के अंदर डिफरेंट HTML डाली हुई है, इसी तरह हम इसके अंदर भी और HTML डाल सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड नेस्टेड HTML। ठीक है, हमने टैग पढ़ लिए H1 H2 H3 H4। ठीक है, P का टैग हो गया, एंकर टैग हो गया। इसके अलावा हम अब आगे और थोड़े से टैग्स को देखते हैं कि जी और टैग्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो किस लिए यूज़ होते हैं। अब हम आ जाते हैं, इन पे भी आते हैं। इससे पहले हम एक टैग देख लेते हैं जो बहुत मेजर टैग है, जिसको हम कहते हैं div। ठीक है, div मीन्स डिवाइडर। ठीक है, div टैग। ये टैग क्या करता है? ये टैग बेसिकली आपके जो स्ट्रक्चर, जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि यहाँ पर कि हम एक टैग डिफाइन कर देते हैं, अपना डिब्बा बना लेते हैं, अपना रूम बना लेते हैं कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें सारा हेडर की HTML आएगी, इस एरिया में सारे नेविगेशन की HTML आएगी, इस एरिया में सारी इसकी आएगी। तो ये जो एक बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस को बनाने के लिए हम div का टैग यूज़ करते हैं, डिवाइडर का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वो div का टैग है। ठीक है, ऊपर वाला मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले को रिमूव कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक div बनाई। ठीक है, उसको मैंने कह दिया हेडर। फिर एक और बॉक्स बनाया, उसको मैंने कह दिया कंटेंट। ठीक है, फिर एक और बॉक्स बनाया, उसको मैंने कह दिया फुटर। ठीक हो गया। अब ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल साथ साथ जुड़ गए। अब इनकी जो हाइट साइज़ वगैरह देना है वो हम देंगे, वो सारा CSS में होगा। लेकिन ये हमारे 3 HTMLs बन गई जो क्या कर रहे हैं, इनके डिवाइडर्स बन गए। अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा कि ये कैसे डिवाइडर्स बन गए। उसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ, स्टाइल। अभी आप, ये भी एक एट्रीब्यूट है जो CSS के लिए यूज़ होता है, हम अभी आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल। ठीक है, सॉलिड ब्लैक। ठीक हो गया, हम इसको देख लेते हैं। ये देखो, अब ये क्या हुआ कि पूरा का पूरा एक सेक्शन बन गया। अब अगर यही CSS में उठा के इधर दे दूँ और ये मैं इधर दे दूँ, तो अब क्या हुआ, ये 3 डिब्बे बन गए। अब ये हमने डिफाइंड कर लिया कि ये जो टैग के अंदर जितने कुछ भी हम लिखेंगे वो हम हेडर के लिए लिखेंगे। अब अगर हम दराज में देख लें तो आपको दराज में ये टॉप एरिया नज़र आ रहा है, ये एक डिव होगी। फिर ये सेक्शन आ रहा है तो ये एक अलग डिव होगी। फिर उसके बाद ये कुछ एरिया आ रहा है, ये भी डिव के अंदर होगा, उसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट। और फिर हम अगर देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक डिव हो सकती है, एंड देन फिर ये एक डिव हो सकती है, और फिर ये एक डिव हो सकती है। तो क्या हो रहा है, हम अंदर से अंदर और डिवाइडर्स बनाई जा रहे हैं। हमें जितने डिवाइडर्स की ज़रूरत है, अगर एग्जांपल हम कहते हैं हमें कंटेंट के अंदर 2 और डिवाइडर्स चाहिए हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि एक इसके लिए डिवाइडर चाहिए, एक इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए चाहिए, तो हम इसके अंदर और 2 डिव के टैग्स बना देते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि इसकी वजह से मुझे स्टाइल मिल जाएगा तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक हो गया, इसमें मैं कह देता हूँ कंटेंट टॉप सेंटर एंड कंटेंट बॉटम। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये अगर आप देखें, इस हेडर के अंदर और कंटेंट के अंदर और 3 सेक्शंस बन गए और 3 डिवाइडर्स बन गए।
तो आपने जितने डिवाइडर्स बनाते जाना है वो आपकी मर्ज़ी है। अगर क्योंकि मैंने बॉर्डर लगा दी इसलिए नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप बॉर्डर नहीं लगाएंगे कुछ और करेंगे तो आपको इस तरह नज़र नहीं आएगा, और वो लेकिन डिवाइडर एक फ्रंट एंड पे बनाता जाएगा। इसके अलावा अब समटाइम्स हमने देखा होता है कि हमें लिस्ट्स नज़र आ रही होती है जिसमें 1 2 3 लिखा होता है, डॉट्स होते हैं, तो वो भी हम स्टैंडर्ड HTML के थ्रू उसको अचीव कर सकते हैं। एग्जांपल मैं अगर कहूँ, यहाँ पर मैंने उसको स्लाइड्स में बताया भी हुआ है, लाइक एक आपके पास लिस्ट्स को डिफाइन करने के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और जी इटैलिक्स। अब ये आपको ये लिस्ट लाइन, लिस्ट आइटम इसको कहा जाता है। अब अगर हम इसको यूज़ करना चाहें लिस्ट बनाने के लिए कि जी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रहा था आपको कि लिस्ट्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, एक अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और लिस्ट आइटम्स। तो वो कैसे बनता है? सिंपल, आपका जो लिस्ट बनाने का टैग स्टार्टिंग होता है उसको UL या UO से भी UL होता है या OL होता है, UL हो गया, ठीक है। UL से स्टार्ट किया, उसी टैग को एंड कर दिया, UL किया, एंड देन इसके अंदर हम पर आइटम हम कहते हैं कि जी LI 1 टैग क्लोज LI, ये हो गया। फिर इसको कह देते हैं 2, इसको कर दिया 3 और इसको रन कर दिया। अब आप देखें ये अनऑर्डर्ड लिस्ट उसने बना दी। अब अगर इसी तरह हमें नंबर्स के लिए चाहिए तो हम सेम काम करेंगे, हम OL एंड क्लोजिंग टैग OL और इसके अंदर सेम LI, इसको कर दिया 1 2 3 2 3 रन। ये आपको नंबरिंग टैग वो लिस्ट्स बन गई। तो एक टैग ये भी होता है, अगर आप लोगों ने इस तरह लिस्ट्स बनानी हो अपने उसके अंदर। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है किसका, टेबल का टैग। अगर आप चाहते हो कि जी मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, उसकी एग्जांपल हम यहीं से देख लेते हैं। टेबल, ये अगर खोला तो ये हमें टेबल का टैग। अब अगर इस तरह का टेबल बनाना है तो सिंपल इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, मैं आई जस्ट क्लिक्ड ऑन ट्राई इट योरसेल्फ और इग्नोर दिस स्टाइल एट द मोमेंट, ठीक है। ये एक उसने टेबल बना दिया। अब आपने डिफरेंस देखा, CSS ने क्या किया हुआ था, उसको स्टाइलिंग दी हुई थी, उसको प्यारा से करके बनाया हुआ था। जैसे ही मैंने CSS ख़त्म की उसकी स्टाइलिंग सारी ख़त्म हो गई। हाँ, लेकिन अगर हम देखेंगे HTML का सारा स्ट्रक्चर वही है, बस उसको कटा उठाया हुआ था क्योंकि इसमें सही जगह डिफाइन नहीं हुई थी, क्योंकि साइज़ वगैरह वो सारा कुछ आप CSS में देखते हो कि एक विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, फॉन्ट कितना बड़ा होना चाहिए, ये सारा कुछ जो है वो आप स्टाइल के टैग में देते हो। तो टेबल का टैग थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको समझना ज़रूरी है। हमेशा टेबल का टैग टेबल से स्टार्ट होगा, विच इज़ ऑब्वियस, आई लाइक एंड देन आपके पास आ जाता है TR का टैग। TR मीन्स कि टेबल रो, कि जी ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ से टेबल रो स्टार्ट हो रही है, मतलब पहली रो स्टार्ट हो रही है। फिर आपके पास फॉर ईच हेडिंग सेल, हेडिंग के लिए आप रिप्रेजेंट उसको करते हो TH के साथ, ठीक है, विच मीन टेबल हेडिंग। आपने इधर ये कह दिया, अगर मैं इसको 1 कर दूं, इससे आपका जो टेबल होता है उसका हेडिंग अगर आपने देनी हो तो TH के साथ, और सेम गोज़ टू ऑल, जितने भी आपने कॉलम्स बनाने हैं आप वो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं।
इस टेबल में 3 कॉलम्स बने हुए हैं तो उन्होंने 3 TH बनाए हुए। फिर उसके बाद नेक्स्ट रो आ रही है। एज वी डिस्कस्ड के रो रिप्रेजेंट होती है TR के साथ। हमने पहला वाला TR बंद कर दिया। इट मीन्स कि हमारे 3 कॉलम्स के बाद आपने ये रो एंड कर देनी है। फिर TR दोबारा स्टार्ट किया एंड देन फिर TD, टेबल डिवाइडर, टेबल सेल, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये आपका एक सेल TD। TH आपकी हेडिंग के लिए और जो नॉर्मल रो है उसका जो टैग होता है TD होता है। अगर आप यहाँ पर भी TH यूज़ करोगे तो वो आपको एरर नहीं देगा, और अगर आप यहाँ पर भी TD यूज़ करोगे वो आपको एरर नहीं देगा। जस्ट टू आप ये कह लें अच्छा फॉर्मेट देना, प्यारा करना, अंडरस्टैंडेबल करना, उसके लिए हम लोग प्रॉपर टैगिंग यूज़ कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने बताया था कि जी रो स्टार्ट होती है TR से, जहाँ रो एंड करनी है वहाँ पर TR का रो ख़त्म हो जाएगा। सेम नेक्स्ट रो जब हमने बनानी है तो हमने दोबारा से TR का टैग करना है, उसके अंदर TD करना है। TD कर करके हम लोग जो जो वैल्यूज़ हमने टेबल में दिखाना है वो हम दिखाते जाएंगे। तो इसमें जितने भी हमने रोज़ करनी है, अगर मैं चाहता हूँ कि जी मुझे और रोज़ दिखानी है तो मैं ये इसको कॉपी करता हूँ, एंटर करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और वो देखें और रोज़ आ गई। जितनी भी रोज़ मैंने बनाते जाना है वो बनती जाएंगी। ठीक है, ये लेट मी जंप टू द CSS पार्ट, ताकि ना मैं आपको असाइनमेंट्स दे सकूं कि आप लोग असाइनमेंट्स कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे कि हमने यहाँ पर अगर देखें तो ये इसने CSS बनाई हुई है। CSS के कुछ मेन पार्ट होते हैं। क्या एक CSS होती है इनलाइन। इनलाइन CSS का मतलब ये है जैसे कि ये एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS। अब जो इनलाइन CSS है या इनलाइन स्टाइलिंग है वो कैसे हम देते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था कि हर टैग का अपना एट्रीब्यूट होता है। तो हम क्या करते हैं, उस टैग को जिसको भी कोई स्टाइलिंग देनी है, जैसे मैंने अभी इधर वो लेआउट को बॉर्डर वगैरह दिया था, तो अगर हमने इनलाइन टैग को स्टाइलिंग देनी है तो हम टैग एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करेंगे, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हमने जो जो स्टाइलिंग देनी है, लाइक फॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है, जो भी करना है हम इस तरह भी दे सकते हैं। इसको कहा जाता है इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, अब हम कहते हैं नहीं भाई, मैं हर एक टैग को इनलाइन स्टाइल नहीं देना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि पूरे पेज के ऊपर मैं एक दफ़ा एक चीज़ को लाइक मेरे एक पेज के अंदर ये जो हेड का टैग है वो 100 दफ़ा या 50 दफ़ा यूज़ हो रहा है, बहुत दफ़ा यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, ये इतनी दफ़ा यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। अब मैं आज आपको कहता हूँ कि जनाब आप क्या करो, जितना भी H1 का टैग है ना उसका कलर होना चाहिए टेक्स्ट का ब्लू। ठीक है, मैं अगर इसको कह दूँ कलर इक्वल्स टू ब्लू, तो ये कलर सब हेडिंग के टैग को मिलना चाहिए। अब इशू क्या होगा, मुझे ये टैग इसको एट्रीब्यूट को कॉपी किया, इधर भी दे दिया, इधर भी दिया, मैं बैठा हूँ जी, मुझे अब आधा घंटा लग रहा है, मुझे बारी बारी देना पड़ रहा है सबको। ठीक है, मैनुअली देने बैठा हूँ। अच्छा, फिर इसका सलूशन क्या है कि मैंने इस तरह नहीं करना। फिर बारी आती है आपके पास इंटरनल टैग्स की, इंटरनल स्टाइलिंग की, कि आप क्या करते हो कि
एक जगह डिफाइन कर देते हो, मतलब एक टैग डिफाइन कर देते हो, उसके अंदर आप कहते हो कि इस टैग के अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो बेसिकली क्या होगा, CSS होगी, वो इन डिफरेंट टैग की CSS होगी। अब उसकी एग्जांपल क्या होती है, हमेशा अगर आपने, अब अगर हम इधर आते हैं, इधर हमें ये मिल रहा है, इसने क्या किया, स्टाइल का टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर अपनी जो जो CSS है वो लिखी। ये कैसे लिखते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड देन उसके बाद टैग क्लोज कर दिया, टैग क्लोज हो गया। अब इसके अंदर जो भी CSS है वो अप्लाई हो गई सारी HTML को। अब अगर इधर आप देखें, इधर उसने कहीं भी इनलाइन टैग स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, उसने सारा यहीं से यूज़ किया। उसने हर एक TH को भी CSS दिए, हर एक TD को भी CSS दिए, और वो हर एक को देने के लिए उसने क्या किया, सिर्फ इतना सा काम किया। ठीक हो गया। इसमें भी अब हम यही करते हैं, हम क्या करते हैं, हम हेड के टैग के अंदर उसको कह देते हैं स्टाइल, ठीक है, और स्टाइल का टैग क्लोज। ठीक हो गया। ये आ गया, और मैं इसको भी एम्प्टी कर देता। अब मुझे अगर इन सब को ब्लू करना है तो मुझे सिर्फ 1 से 2 लाइंस लिखनी है। मुझे लिखना है पहले क्या, टैग का नेम विच इज़ H1, देन कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, इसके बाद इसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको हम देखते हैं कलर ब्लू और सेमीकोलन। ये मैंने किया, वो सारे ब्लू हो गए। ठीक हो गया। तो अब अगर मुझे कल को कोई कहता है कि यार H1 का टैग ब्लू नहीं, मुझे रेड चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक जगह पे चेंज करना है, उसने सब जगह पे रेड कर देना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गई, इंटरनल CSS। अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये है क्या। इसको डिवाइड करते हैं। ये जो सेक्शन होता है इसको कहते हैं सिलेक्टर। सिलेक्टर मीन्स कि हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, किसी टैग को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, और सिर्फ उसी टैग पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ये वाली स्टाइलिंग। तो पहला पॉइंट आ गया सिलेक्टर। देन उसका ब्लॉक डिफाइन कर लेते हैं कि इसका ये ब्लॉक इतना है, मतलब यहाँ से जहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेके जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ तक हम जो भी CSS लिखेंगे, ठीक है, मैं अगर इधर कहता हूँ फॉन्ट साइज, ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ 30 पिक्सल्स, तो सब का उसने 30 पिक्सल्स कर दिया। मैं अगर इसको कह देता हूँ कि जी 100 पिक्सल्स, तो उसने सब का 100 पिक्सल्स कर दिया, कलर कर दिया रेड। ठीक हो गया। कल को कोई मुझे कहता है कि जी इसका पिक्सल फॉन्ट साइज छोटा कर दो, मैं इसको 10 कर दूंगा, उसको छोटा कर दिया, 10 हो गया, सारे 10 हो गया। तो ये आपके स्टाइलिंग, ये आपका सिलेक्टर, और ये आपका ब्लॉक। कि जी ब्लॉक डेफिनेशन कि ये वाला एरिया मेरा इसका ब्लॉक है।